अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नसीम जुल्फ़िकार और आज हम मेट्रिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो उसका फर्स्ट लेक्चर आज मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। सीन बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेक्चर जो है वो फ्रूटफुल है, फ़ायदेमंद है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ फूड स्पॉयलेज, कॉजेज़ ऑफ फूड स्पॉयलेज एंड द मेथड्स ऑफ इट्स प्रिवेंशन। तो फूड स्पॉयलेज किसे कहते हैं और उसकी प्रिवेंशन मेथड्स क्या है। देखिए, स्पॉयलेज का मतलब होता है ख़राब हो जाना, ख़राब होना। तो जो फूड होता है, खाना होता है, ग़िज़ा होता है, समटाइम्स वो क्या होती है भाई, वो ख़राब हो जाती है डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट चीज़ों की वजह से। तो फूड क्यों स्पॉयल होता है, खाना क्यों ख़राब होता है, तो उसके पीछे 3 रीज़न्स हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर। मॉइस्चर की वजह से ग़िज़ा जो है वो ख़राब हो सकती है, जैसे कि चिप्स या बिस्किट वगैरह। जब आप उसको खुली हवा में छोड़ दें तो मॉइस्चर लगने की वजह से वो नरम पड़ जाते हैं और उस तरह से उनके अंदर ख़राबी हो जाती है, वो स्पॉयल हो जाते हैं। दूसरा तरीका है माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी से मुराद के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी फूड जो है वो ख़राब हो सकता है। तो रिमूवल ऑफ, अच्छा, तीसरा है हमारे पास केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की वजह से भी जो है वो फूड जो है वो स्पॉयल हो जाता है। जैसे बटर या मक्खन, अगर इसको बाहर अगर खुला छोड़ दिया जाए काफ़ी देर तक, तो बटर में से जो है वो आपको पता है कि फॉल स्मेल, एक ख़राबी की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिफिकेशन, कि बटर जो है वो रैंसिड हो गया है। तो वो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि बटर के अंदर रैंसिडिफिकेशन हो जाती है। तो केमिकल चेंज इसमें मतलब क्या क्या हो जाता है। इस तरह से ये एप्पल आप देखेंगे, एप्पल अगर आप ऐसे ही बाहर रख दें तो एप्पल जो है उसके कलर थोड़ा सा रेडिश टाइप का होना शुरू हो जाता है, ब्राउन टाइप का। तो वो भी केमिकल चेंज की वजह से होता है। अच्छा, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बता रहा था मैं आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी फूड ख़राब हो सकता है। जैसे आटा वगैरह, अगर आप फ्रिज में ना रखें और आप उसको बाहर रख दें काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए, तो आटे के अंदर ईस्ट की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आटे को खट्टा कर देता है, इसलिए कुछ घंटों के बाद आटा खट्टा हो जाता है, उससे आप रोटी नहीं बना सकते। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी क्या कर सकती है कि भाई फूड को जो है वो स्पॉइल कर सकती है, ख़राब कर सकती है। इस तरह से आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होता है तो ब्रेड में मोल्ड्स लग जाते हैं, पिपुंदी लग जाती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ऐसा होता है। या दूध अगर आप उसको ऐसे ही खुला छोड़ दें लंबे अरसे तक के लिए तो वो फिर उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और वो फट जाता है दूध। तो ये सारे रिएक्शंस हमारे पास जो होते हैं, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से भी फूड स्पॉइल हो सकता है। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन में हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से फूड को स्पॉइल होने से बचाया जाए। तो 4 तरीके हैं जिसके जरिए फूड को स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है। देयर आर 4 मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज। ठीक है, पहला तो हमारे पास है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, कि मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाए तो फिर फूड स्पॉइल नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि बेकरी वगैरह के अंदर चिप्स और बिस्किट्स वगैरह जो रखे होते हैं उनमें एक बल्ब लगाया गया होता है 100 वॉट का, जो क्या करता है उनको गर्म रखता है और मॉइस्चर अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एवोपरेट कर देता है, जिसकी वजह से एक लंबे अर्से तक के लिए चिप्स बिस्किट्स वगैरह बेकरी आइटम्स जो है वो स्टोर रह पाते हैं। नेक्स्ट है कि एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, चीनी और पानी, चीनी और नमक, इनके एडिशन से भी क्या हो सकता है कि फूड को स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है। जैसे मछली वगैरह है, उसका गोश्त है, अगर आप उसको स्टोर कर रखना चाहें तो उसमें नमक लगा कर रख देते हैं या मसाला लगा कर रख देते हैं, जिससे मछली का गोश्त ख़राब नहीं होता या फ़िश जो है वो ख़राब नहीं होती। बिल्कुल इस तरह से जो है वो करता है कि असल में शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर देते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते नहीं हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो वो खाना बच जाता है ख़राब होने से। तीसरा तरीका है टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल से हमारा लो टेम्परेचर कर देना, और लो टेम्परेचर करने के लिए उसको किस में रख देना भाई, फ्रिज में रख देना। यस, आपको पता है फ्रिज में भी खाना ख़राब नहीं होता, जो लो टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। तो लो टेम्परेचर पे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करके फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय स्टोरेज। खाने को कैन के अंदर, या कैनिंग भी उसको हम कहते हैं, कैन के अंदर रख के, टिन पैक के अंदर रख के सेव कर दिया। जैसे घरों पे एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं जिसमें खाना लंबे अर्से तक महफूज रह पाता है, इस तरह से टिन पैक आपने खाने वगैरह, हलीम और बिरयानी और कोरमे और कढ़ाई, बहुत सारी डिशेस जो है ना वो टिन पैक के अंदर आती हैं। तो वो भी क्या होता है, वो ख़राब नहीं होती लंबे अरसे तक, चूँकि अंदर हवा जाने की जगह नहीं होती है, जरासीम जाने की जगह नहीं होती है, तो फिर वो स्टोर हो जाता है। तो 4 मेथड्स हैं फूड को प्रिजर्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लास्टिक्स, एक्सप्लेन इट 2 टाइप्स। प्लास्टिक क्या होता है, इसके 2 टाइप्स को एक्सप्लेन किया जाए। प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स आप जानते हैं मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे आइटम्स जो है वो मिलते हैं और वो पॉलीमर की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये एक पॉलीमर है।
पॉलीमर तो नेचुरल भी होता है, लेकिन प्लास्टिक एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसको इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। किस प्रोसेस से उसको बनाते हैं? जिस प्रोसेस से उसको बनाते हैं इस प्रोसेस का नाम होता है पॉलीमराइजेशन। तो प्लास्टिक एक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है जिसको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, जो मेटल्स वगैरह से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और ज़्यादा खुशनुमा होता है, जंग नहीं लगता है इसके अंदर। प्लास्टिक की टाइप्स कितनी होती है? प्लास्टिक दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है थर्मोप्लास्टिक, होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? ये वो प्लास्टिक होती है जो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल से मुराद के इट कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन इनटू डिफरेंट शेप्स बाय हीटिंग। किसको आप उसको जितनी बार चाहें उतनी बार आप उसको हीट करके प्लास्टिक की अलग अलग शेप इख्तियार करके सकते हैं। थर्मो मतलब होता है हीट, मतलब जितनी बार हीट किया जाए उतनी बार आप उसको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है पॉलीथीन। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन से नॉर्मली जैसे कि पॉलीथीन बैग्स होती हैं, पॉलीथीन के जो शॉपिंग बैग्स होती हैं जिसमें आप सौदा सब्जियाँ वगैरह लेकर आते हैं, उसको अगर आप जला दें, बहुत सारे थैलियों को जमा करके जला दें, तो आप उसको किसी ख़ास शेप में लेकर आ सकते हैं। और अगर आप उसको दोबारा हीट करें तो वो मेल्ट होगा, उसके बाद आप जितनी बार चाहें आप उतनी बार उसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल होता है, बार बार आप डिफरेंट शेप्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी का एक रिवर्स टाइप हमारे पास होता है जिसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसा होता है बच्चों? इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब कि इसको डिफरेंट शेप में मोल्ड नहीं कर सकते हीट करके। एक बार अगर आपने उसको हीट कर दिया तो वो दोबारा वापस अपनी शेप में नहीं आएगा, दोबारा वापस तो प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कि बेकलाइट, बेकलाइट जिसको हार्ड प्लास्टिक कहते हैं, कचकड़ा जिसको कहा जाता है, या करमिच जिसको कहते हैं, करमिच की बॉल वगैरह आपने देखी होगी। बेकलाइट होता है हार्ड प्लास्टिक कचकड़ा, ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चूँकि बेकलाइट को आप जैसे जो स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं, स्विचेस होती हैं ना, स्विच बोर्ड वगैरह, स्विच जिस बने हुए होते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। कभी शॉर्ट सर्किट होती है और वो स्विच अगर जल जाती है तो आपको पता है कि उसकी जगह पाउडर आ जाता है, ब्राउन टाइप का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, मतलब वो हीट होने के बाद दोबारा से प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं होता। जिस तरह आप किसी स्विच बोर्ड, स्विच अगर आपके घर पे ख़राब पड़ा हुआ है, बटन्स वगैरह आप उसको आप जलाएं अगर कभी, तो आप देखेंगे कि वो पाउडर बन जाता है, वो दोबारा जितनी हीट करने से दोबारा वो प्लास्टिक की सूरत अख्तियार नहीं करता। जैसे पॉलीथीन को हम बार बार मोल्ड कर सकते हैं ना डिफरेंट शेप्स में, तो बेकलाइट को हम बार बार मोल्ड नहीं कर सकते डिफरेंट शेप्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है चूँकि। अब बेकलाइट उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेंट एंड इट्स टाइप्स। पेंट डिफाइन कर और उसके डिफरेंट टाइप्स बताएं। तो पेंट एक नॉन मेटेलिक कोटिंग होती है विच इज़ अप्लाइड ऑन एनी सरफेस फॉर डेकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव पर्पसेस। पेंट एक नॉन मेटेलिक कोटिंग है जो किसी डिफरेंट सरफेस पर लगाई जाती है, जैसे कि इस दीवार पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेंट जो है वो मौजूद है। तो वो पेंट लगाया जाता है किस लिए? फॉर डेकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव पर्पसेस, डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव पर्पसेस के लिए, ताकि आपको जो दीवार है वो आप पे खुशनुमा लगे, डेकोरेटिव लगे और प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए भी, जैसे लोहे वगैरह में हम पेंट करते हैं ताकि उसमें जंग ना लग सके। तो डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव पर्पसेस के लिए नॉन मेटेलिक लेयर जो अप्लाई की जाती है दीवारों पर और खिड़की दरवाज़ों पर, उसको हम लोग कहते हैं पेंट। पेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑयल पेंट, एक होता है वाटर पेंट। ऑयल पेंट जो ऑयल में डालकर इस्तेमाल करते हैं जिसको, जैसे ये आपने देखा जो बॉर्डर्स वगैरह बनाते हैं, ये ऑयल पेंट कहलाता है, ठीक है। ये ऑयल पेंट है, इसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर डालकर इस्तेमाल करते हैं, इसको पतला करते हैं। दूसरा वाटर पेंट, ये ऊपर जो हुआ है, ठीक है, दिस इज़ वाटर पेंट और डिस्टेम्पर। इसको वाटर पेंट कहते हैं, डिस्टेम्पर भी कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है ना वो वाटर होता है। असल में जो पेंट होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सॉल्वेंट और एक पिगमेंट। पिगमेंट तो जो एक स्पेसिफिक कलर देता है पेंट को, वो पिगमेंट है। वो डिफरेंट होता है, अलग अलग तरह के पिगमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। सॉल्वेंट जिसमें मिक्स होता है ये पिगमेंट, ऑयल पेंट में ऑयल के अंदर मिक्स होता है और वाटर पेंट में, डिस्टेम्पर में वाटर के अंदर मिक्स होता है, ठीक है। तो दो तरह के पेंट्स हमारे पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सैपोनिफिकेशन विद एग्जाम्पल। सैपोनिफिकेशन किसे कहते हैं और एक एग्जाम्पल से उसको आप शो करें। तो सैपोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे साबुन बनाया जाता है। मैट्रिक क्लास में सिन बोर्ड में प्रैक्टिकल भी इसका है सैपोनिफिकेशन का, कि सैपोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साबुन या सोप की प्रोडक्शन करते हैं, ये कहलाता है सैपोनिफिकेशन। और इस प्रोसेस में ऑयल या फैट, मतलब तेल या चर्बी, उसका रिएक्शन कराया जाता है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH। तो दो चीज़ें होती हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसका रिएक्शन हम ऑयल या फैट के साथ करते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक फैट के साथ में एक रिएक्शन करा रहे हैं, स्टेरिक एसिड, ये गाय की चर्बी है उसमें होता है ये स्टेरिक एसिड। तो उसका फॉर्मूला होता है C17H35COOH। ये एक फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फैटी एसिड का रिएक्शन जब NaOH से होगा तो ये माइनस प्लस और ये प्लस, ये माइनस, ये यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा।
तो C17H35 COONA बनेगा और वाटर बनेगा। ये जो आपके पास कंपाउंड बना, दिस इज सोप, ये साबुन कहलाता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोप, जो एक चर्बी और कास्टिक सोडा को मिलाने से हमारे पास बन जाए। यही प्रोसेस कहलाता है सपोरिफिकेशन, जिसमें फैटी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करते हैं तो सोप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सोप, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग इट। सोप क्या होते हैं और इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या है, खाम माल क्या है इसको बनाने के लिए। रॉ मटेरियल्स के मतलब होता है खाम माल, ठीक है, किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो सोप एक क्लीनिंग एजेंट है। सोप को सबसे पहले सोप या साबुन जिसको कहते हैं उर्दू में, तो सोप एक क्लीनिंग एजेंट है जिसके हम क्या करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डर्ट और स्टेन, मतलब धूल धक्कड़ या फिर दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए किसी सरफेस से हम सोप को इस्तेमाल करते हैं। केमिकली सोप क्या होता है, केमिकली सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सॉल्ट जो है ना वो, जो सोप जो है वो असल में सॉल्ट होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि एसिड का बेस से रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम वाला सॉल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे C17H35 COONA एक सॉल्ट बनाए जिसमें सोडियम मौजूद है, पोटेशियम भी हो सकता है इसकी जगह पर। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं सोप को बनाने के, दो चीज़ें सोप को साबुन बनाने के लिए आपको चाहिए। सबसे पहले तो एक फैटी एसिड चाहिए जो आपको फैट या ऑयल से मिलेगा, तेल या चर्बी से आपको मिलेगा। कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बीफ तलो में फैट इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय की चर्बी वगैरह। और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए आपको, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिक्स करने से हमारे पास क्या होता है बच्चों, सोप तैयार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है नेम वेरियस टाइप्स ऑफ सोप। डिफरेंट तरह के सोप्स के बारे में बताइए। तो सोप एक्चुअल में 4 तरह के होते हैं, टॉयलेट सोप, लॉन्ड्री सोप, किचन सोप, शेविंग सोप। टॉयलेट सोप नॉर्मली हैंड वॉशिंग सोप जिसको हम कहते हैं, सेफ गार्ड, लक्स वगैरह। लॉन्ड्री सोप जो कपड़े धोने का साबुन होता है उसको लॉन्ड्री सोप कहा जाता है। जैसे 101 साबुन हो गया, दरबार सोप है, कुर्सी मार का साबुन होता है, बहुत सारे होते हैं जो जिससे कपड़े धोते हैं, ठीक है। अब तो वैसे नॉर्मली डिटर्जेंट से इस्तेमाल किया जाता है, पुराने वक्तों में लॉन्ड्री सोप से इस्तेमाल किए जाते थे। नेक्स्ट है किचन सोप, जैसे लेमन मैक्स, हरा काम में घरा, लीमू की ताकत से भरा। तो किचन सोप हमारे पास होता है, जैसे लेमन मैक्स हो गया, तो उसे बर्तन धोते हैं। सबकी कंपोजिशन में डिफरेंस होता है कुछ ना कुछ। लास्ट है शेविंग सोप, जो शेविंग करने के लिए, शेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 4 तरह के साबुन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे, डिफाइन द फंक्शन ऑफ सोप। सोप किस तरह काम करता है, सोप के एक्शन किस तरह करता है, सोप क्लीनिंग एक्शन कैसे करता है। एक सोप का मॉलिक्यूल 2 पार्ट से मिला होता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट को हाइड्रोफिलिफोबिक पार्ट कहते हैं, ये वाटर रिपेलिंग होता है उसके अपनी नॉन पोलर नेचर की वजह से। जबकि दूसरा पार्ट जो हमारे पास होता है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सोप है, सोप 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है जिसको हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं, वाटर रिपेलिंग होता है नॉन पोलर नेचर की वजह से। जबकि पोलर पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, वाटर अट्रैक्टिव पार्ट। तो जैसे यहाँ पर सोप का एक मॉलिक्यूल मैंने बनाया C17H35 COONA, ये लॉन्ग कार्बन चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो हमारे पास होते हैं नॉन पोलर होता है। अब चूँकि नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक है। फोबिक, हाइड्रो मतलब पानी और फोबिक मतलब रिपेल करना या डरना, दूर भागना। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये, वाटर से मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर से दूर भागेगा, ऑयल से रिएक्शन कर सकता है। और ये जो यहाँ माइनस और प्लस आ गई इधर पर आप देखें तो ये माइनस और प्लस आ रहा है, दिस इज पोलर पार्ट और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। फिल मतलब होता है अट्रैक्टिव या लवर। वाटर लविंग पार्ट है, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, वाटर के पास ही करीब जाएगा उसकी। तो पानी के मॉलिक्यूल में 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक तो लॉन्ग कार्बन चेन पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक होता है। और ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास प्लस माइनस वाला, दिस विल बी हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जो ऑयल वगैरह होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे स्किन है, स्किन के किसी पोर्शन पे जो है वो डस्ट लग गया तो वो डस्ट के चारों तरफ एक ऑयली लेयर, ऑयल की एक लेयर बन जाती है। इस डस्ट के चारों तरफ ऑयल की एक लेयर बन जाती है जो वाटर अलोन इसको रिमूव नहीं कर सकता। तो क्या होता है जब हम साबुन अप्लाई करते हैं ना सोप इसके ऊपर, तो सोप का ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है लेकिन वो ऑयल को डिजॉल्व कर सकता है, ये पार्ट क्या करता है ऑयल को डिजॉल्व कर लेता है। फिर जो पोलर पार्ट होता है वो पानी के साथ मिक्स करके ये डस्ट वगैरह जो भी स्किन पर, क्लोथ पर लगा हुआ उसको रिमूव कर देता है। तो इस तरह से ये क्लीनिंग एक्शन है कि वो सोप के मॉलिक्यूल 2 पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट। लॉन्ग कार्बन चेन पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये ऑयल को रिमूव करता है स्किन से। और जो प्लस माइनस वाला पार्ट है वो डस्ट को रिमूव करता है, जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर के साथ मिक्स होकर ये रिमूव कर देता है किसको भाई, डस्ट को। इस तरह से सोप जो है वो क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करता है।
तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर हूँगा जो बाकी इसके और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तमाम क्लासेस की केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहा होता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। तब नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।